वोट की सरकार थी, तो मुझे ध्यान आया कि आपको भी ध्यान दिलाऊंगी मैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में वोट हमें ज्यादा मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिला, लेकिन हाँ वोट का समीकरण कुछ ऐसा बैठा कि कुछ सीटें हमें कम पड़ गई। एक प्रकार से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीती थी, वोट हमको ही ज्यादा मिला था, लेकिन हमारा वोट जगह जगह पर कहीं ज्यादा हो जाने का परिणाम आया कि सीटें उनकी ज्यादा थी और वोट हमारा ज्यादा था। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस को सरकार चलाना बहुत कठिन था। उसका कारण ये था कि जिस प्रकार की आदत मध्य प्रदेश के लोगों को हो गई थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत पड़ी हुई थी यहाँ के लोगों को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी फिर मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी, ये इतने सहज और सरल हैं कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहे तो लोगों को लगा कि हमारे घर के आंगन में से ही उठ करके कोई बाहर चला गया है, ऐसा लोगों को लगा, क्योंकि उन्होंने एक आत्मीयता का भाव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बनाया था। विधायकों का सम्मान करते थे, मंत्रियों का सम्मान करते थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते थे, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करते थे। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी, हम कृषि में, गेहूं में, सब में हम देश में नंबर 1 होते जा रहे थे। मध्य प्रदेश बहुत तेजी से उभर रहा था। ऐसी स्थिति में अचानक लोगों को लगा कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसलिए आपको याद होगा कि मैं पहले ही कही थी कि ये जो कांग्रेस की सरकार बनी है, ये सरकार नहीं चल पाएगी। और अंत में हालात भी ऐसे बने, बल्कि इतने दिन सरकार चल गई, यही आप शुक्र मानिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये सरकार बहुत दिनों तक चल पाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा उस सरकार को विदा कर देने में मेरे बहुत ही लाडले भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और ज्योतिरादित्य ने अपनी दादी का ही इतिहास दोहराया। उनकी दादी और मेरी माँ विजया राजे सिंधिया कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस बहुत अत्याचारी हो गई है, तो वो कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनसंघ में शामिल हुई थी। और वो बहुत बड़े मुद्दे पर भारतीय जनसंघ में शामिल हुई थी। और राजमाता विजया राजे सिंधिया ने ही मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया था जनसंघ का, फिर भाजपा का। और अम्मा जब तक रही इस धरती पर, उनकी एक ही इच्छा रही कि देश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और इसलिए जब भाजपा की सरकार बनी, वो अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई थी जब उनको ये सूचना मिली कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और इसलिए जो काम दादी ने किया वही काम पोते ने भी किया। और अंत में कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए ज्योतिरादित्य जी आए। प्रदेश की जनता तैयार थी, भाजपा का कार्यकर्ता तैयार था, कांग्रेस का भी कार्यकर्ता तैयार था कि ये सरकार बोझ बन गई है, ये जितने दिन रहेगी प्रदेश पर बोझ रहेगी, क्योंकि ये सरकार को कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा है ये बात साफ नहीं है, नीचे तक पहुंच नहीं हो पा रही है। बहुत सारे विधायक ऐसी स्थिति में आ गए कि वो कांग्रेस से अलग हुए और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी हुई और मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। इस समय पर पूरी दुनिया में कोरोना का बहुत बड़ा संकट है। आप लोग कोरोना के अधिकतर नियमों को तोड़ करके यहाँ खड़े हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जब मैंने अभी देखा हेलीकॉप्टर से, तो भैया को बोली कि देखो एक तो ढट्टी नहीं बांधे, मैं मास्क को ढट्टी बोलती हूँ, बुंदेलखंडी में ही बोलती हूँ मैं। अब मैंने कहा देखो सब एक दूसरे से सट के खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी पत्रकार बंधुओं के लिए भी और आप सभी लोगों के लिए भी कि आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज विकास कार्यों की बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास। अगर समुद्र के किनारे कोई राज्य होता है तो उनका जो आर्थिक व्यापार है वो हजारों साल से समुद्र के मार्ग से चल रहा होता है, इसलिए वो राज्य खड़े होने की पूरी ताकत रखता है। और तीसरी चीज, हमारे पास भूमि बहुत ज्यादा थी और सिंचित भूमि कम थी, लेकिन इस गैप को शिवराज जी ने भरा और इसी को विकास का आधार बनाया कि असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में बदला और अंत में हम बहुत बड़े अन्न उत्पादक राज्य में हम बदल गए। इसलिए
राज्य को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, उसमें राज्य को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति चाहिए, जिसके अंदर यह आत्मविश्वास हो कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि हमें भविष्य में ऐसे दृश्य देखने को मिले और नहीं मिलेंगे कि एक लड़की को रोते हुए मुख्यमंत्री तक आना पड़ा। ये इस बात का इंडिकेटर है कि नीचे की व्यवस्था जब फेल हो जाती है तब नीचे का आदमी ऊपर का आदमी का हाथ जा करके पकड़ता है। जो बीच की व्यवस्था के तंतु हैं वो बिल्कुल ठीक से काम करने चाहिए, और अगर बीच के व्यवस्था के सूत्र बिल्कुल ठीक से काम करते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। जब विशाल जनसंख्या हो, समस्याएं व्यापक हो, बेरोजगारी बहुत बड़ी हो, एक घर में जमीन आबादी के अनुपात से ज्यादा कम हो और जमीन के अनुपात से आबादी ज्यादा हो गई हो घर के अंदर, ऐसे समय पर वो रास्ते निकालने पड़ते हैं जिससे कि लोगों को 2 टाइम की रोटी खाने को मिले और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए मिले। और ये दोनों चीजें देने में अगर कोई समर्थ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि वो एक इज्जत की जिंदगी और 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था देश के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है हमको कि जब केंद्र की कोई योजना आती है तो नीचे उसको लपकने वाला हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राज्यों में जब कोई योजनाएं पहुंचती हैं तो वो योजनाएं ठीक से पहुंच सके और अपने पांव पर खड़ी हो सके। क्योंकि मुझे याद है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ग्राम सड़क योजना बनी, आपको याद होगा अटल जी के समय पर। उस समय पर गांव में, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे जिनको हमने बंटा ढाल नाम रखा था, और अगर आप यकीन करो तो इन्हीं बंटा ढाल ने इस सरकार का भी बंटा ढाल कर दिया, अपनी ही सरकार का बंटा ढाल कर दिया। जिस प्रकार की राजनीति की उसका जो परिणाम निकला, मैंने देखा कि केंद्र की योजनाएं जैसे मान लो यहाँ पहुंच करके राज्य की देहरी पर ही रुक जाती हैं, अंदर पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि विकास का सोच कभी कांग्रेस के पास में रहा ही नहीं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, उन्होंने भाई भतीजावाद की राजनीति की, उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति की, और इसी का परिणाम निकला कि देश वहां नहीं पहुंच सका जहां पर कि देश पहुंच सकता था। आज मैं आपके बीच में अनाउंसमेंट करके जा रही हूं कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जो समस्याएं अनसुलझी रह गई वो 2024 तक मोदी जी सुलझा करके रहेंगे। मैं उन समस्याओं के नाम नहीं गिनाना चाहती, आप सबको याद आ जाएगा, जिसमें एक वर्तमान की हम चीन की समस्या को भी देख रहे हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी करके रहेंगे। और मोदी जी ने देश की जनता को जिस प्रकार से अपने साथ बांधा है, ये अपने आप में अद्भुत है। जब लोग, मुझे याद है जब बराक हुसैन ओबामा यहाँ आए थे, आपको याद होगा, तो जब वो यहाँ से अमेरिका गए तो उन्होंने अमेरिका में हमारे बारे में कहा कि भारत में बहुत ज्यादा धार्मिक मतभेद हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया अयोध्या के बारे में तो पूरे देश की जनता ने जिस तरह से उसको स्वीकार किया और सभी धर्मों के लोगों ने जिस प्रकार से उसको स्वीकार किया और पूरे देश के मीडिया ने जिस प्रकार से उसके लिए माहौल बनाया, राजनीतिक दलों ने भी उस माहौल में जिस प्रकार की सहकारिता की है कांग्रेस के कुछ नेताओं को छोड़ करके, इससे साबित हो गया कि भारत की आत्मा एक है, भारत एक आत्मा राष्ट्र वाला राष्ट्र है जिसकी एक आत्मा होती है। बस उसको ठीक ढंग से आवाहन करने वाली शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा भारत की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, और वो हमें उस समय पर देखने को मिला। भी देश पूरा एकजुट रहा, उसका कारण था मोदी जी का करिश्मा और मोदी जी का जादू। और जब मैंने अयोध्या के शिलान्यास के समय पर जब मैं अयोध्या पहुंची तो मैं उस बात को तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। मैंने उस आंदोलन में भागीदारी की 8 साल की उम्र से, जब मैंने रामलला के सामने ताला लगा देखा था और रामचंद्र दास परमहंस जी मुझे वहाँ लेकर के गए थे। मैं वहाँ प्रवचन करने गई थी अयोध्या में, तो वो मुझे बहुत दुख हुआ था वहाँ ताला लगा देख करके। मैं बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे लगा था कि इतना बड़ा अन्याय क्यों, यहाँ ये ताला क्यों। ताला खुला, बहुत बड़ा आंदोलन चला। आंदोलन में भागीदारी के लिए जो लोग जान की बाजी लगाने को तैयार थे उनमें से एक मैं भी थी, और आज भी मैं ट्रायल फेस कर रही हूँ। शिलान्यास जरूर हो गया है, लेकिन लखनऊ की अदालत में, सीबीआई की कोर्ट में हम पर साजिश का केस चल ही रहा है, और मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने आज तक अयोध्या की आंदोलन में भागीदारी के लिए माफी नहीं मांगी, आज तक खेद व्यक्त नहीं किया।
मुझसे कई बार मीडिया ने उकसाने की कोशिश की कि मैं ऐसा कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगी और माननीय कोर्ट जो हमको सुना देगा उसको हम भगवान की आज्ञा मान लेंगे और हमारे लिए लगेगा कि हमने ये कम ही किया है। मध्य प्रदेश में भी जब मुझे सरकार बनाने का मौका दिया बीजेपी ने और मेरा नेतृत्व घोषित किया, शिवराज जी ने उस समय पर उनकी पूरी टीम ने मेरा बहुत सहयोग किया, तब भी वही बात मेरे मन में थी। मैं इसलिए बात कर रही हूँ, वो थी राम राज्य की बात, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा था। मेरे गांव उतना ही खराब मुझे वो लगा कि हमारे गांव के गरीब समाजों के मुखिया अपने सिर का साफा उतार करके नीचे क्यों रख दिए। ये कौन लोग हैं जिनके सामने मेरे बप्पा ने, मेरे काका ने या मेरे ताऊ ने, जो भी समाजों के लोग थे, हम उनको संबोधनों से बोलते थे कि इन्होंने क्यों अपना साफा उतार के रख दिया। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बताया गया कि वो कलेक्टर और एसपी हैं। तब मेरे मन में दोनों बातें आई कि राम मंदिर जहां पर कि ताला लगा है वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और वो जो मेरे गांव के बरगद के पेड़ के नीचे मैंने देखा कि गरीब आदमी हाथ जोड़ के खड़ा था और प्रशासन उसके सामने कुर्सी पर बैठा था, तो ऐसा राम राज आना चाहिए जिसमें कलेक्टर और एसपी हाथ जोड़ के खड़े हो और गरीब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हो। और वही बात मेरे लिए राजनीति की प्रेरणा का केंद्र बनी कि राम मंदिर भी हो और राम राज्य भी हो, जहां गरीब को 2 टाइम की रोटी और इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार मिले। और इसलिए जब यहाँ हमारी सरकार बनी, मैंने वो चेष्टा की। जब हम चले गए तो आज मैं खुले दिल से कहूंगी, आपको पता है मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, कोशिश भी करूंगी तो सच निकल आता है सामने। इसलिए आज मैं सच बोलती हूँ, मैं उतनी अच्छी सरकार नहीं चला सकती थी जितनी अच्छी सरकार मेरे जाने के बाद शिवराज जी ने चलाई, क्योंकि उनके स्वभाव में संयम है, धैर्य है। मेरे स्वभाव में अधैर्य है और एक सरकार को लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत धैर्य की, बहुत तपस्या की, बहुत परिश्रम की जरूरत पड़ती है। लोग सत्ता में आते हैं आराम करने के लिए। शिवराज जी को मैंने देखा, उन्होंने अधिकतर या तो कार में रोटी खाई या हेलीकॉप्टर में रोटी खाई। लगभग 13 साल जब तक उनकी सरकार रही, मेरा बड़ा भाई रात दिन पसीना बहाता रहा और विकास की वो गंगा जिसका गोमुख मैंने खोला था, उस गंगा की प्रचंड धारा मध्य प्रदेश में बहने लग जावे, इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। और इसलिए अब जब भगवान ने उनको एक और मौका दिया है, अब फिर से, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आया और अब उनको मौका मिला है, आज मैं आपके बीच में घोषणा करके जा रही हूँ, अब एक नए शिवराज जी का जन्म होगा फिर से। और ये वो शिवराज होंगे